दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर। जी हाँ, कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर जो फिलहाल ही में 3 जनवरी को हुआ था, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ, प्रश्न 1 से लेकर से प्रश्न 22-23 तक के पूरे अथवा के साथ पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आती है, कहीं पर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो देखो, हम प्रश्न 6 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो है ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्टिव को जो है हम अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने के लिए हैं, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 6 में दिया है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का जो है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इसका जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ये जो गुणनखंड देख रहे हैं ना मित्रों, तो आपको किस तरीके से निकालना है, ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो जैसे हम 72 का निकाले तो 2 तिया 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो देखो 3 टाइम्स ये आया और 2 टाइम्स ये आया। तो इस तरीके से आप इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम में देखिए, इसको और अच्छे से लिख लो। तो इसको तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 ही लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा 2 की घात 3, 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स है। और इसको लिखेंगे 3 की घात 2। और देखो 1 2 3, ये भी हो जाएगा 2 की घात 3 और ये 3 गुणित 5। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं मित्रों, तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है, जैसे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, तो इसको लेना है। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, और फिर ये कितना है, 5। तो ये 2 का घात हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। जब आप इसका गुणा करेंगे ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा पूरा, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो ये हो गया एलसीएम। आते हैं बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आपको इन तीनों के गुणनखंड में सिर्फ उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन नंबर देखना। देखिए, यहां भी 2 है, इस वाले में भी 2 है, इस वाले में भी 2 है, 3 यहां भी है, एक बार यहां भी है, यहां भी है। अब ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में हो, क्योंकि यहां तो 2 और 3 था, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा 3 है यहां पर नहीं है। तो जो नंबर तीनों में हो उसको आप एचसीएफ में लिख सकते हैं। तो 2 गुणित 3 बराबर 6। तो ये आपका आंसर। इसी के और की बात करें दोस्तों, है ना, इसी के और की बात करें। इसका और है, दिया था एलसीएम, दिया था आपको किसका, 96 और 404 का। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिस प्रिंट था उसमें। इसमें एलसीएम दिया था आपको 96। क्या दिया था, 96। 2 नंबर थे, 96 और 404। इसका एलसीएम दिया था 96। आपको एचसीएफ निकालना है। सूत्र होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहला नंबर, मतलब पहली संख्या, गुणित दूसरी संख्या, गुणित दूसरी संख्या। तो देखो, एलसीएम तो आपको दिया है, कितना दिया है, 96। एचसीएफ आपको नहीं दिया है, लेकिन पहला नंबर दिया है कितना, 96, और दूसरा नंबर दिया है 404। हमें एचसीएफ चाहिए है, तो ये यहीं रहेगा, और इसके साथ जो संख्या होती है वो कहाँ चला जाएगी, भाग में। तो एचसीएफ बराबर 96 गुणित 404 बट्टे, ये गुणा में था तो भाग में गया, तो 96। अब जैसे ही आप इसको काटोगे तो पूरा काटने पर आपका आ जाएगा 4। तो आपका आंसर जो है वो है 4। इस तरीके से आपको ये करना है। आप इसको काट सकते हैं आराम आराम 2-2 से, हम यहां पर नहीं काट रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, है ना। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 7 जो है कुछ इस तरीके से था, देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 आप पेपर बिल्कुल पास में रखिएगा। जो बड़े प्रश्न हैं हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें समय जो है बहुत ज्यादा हमारा नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मतलब एक मैदान है, वृत्ताकार पथ है इस तरीके से, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ है। कह रहा है इस दौरान चक्कर लगाने में सोनिया को, यहां से यदि सोनिया चलना चालू करती है तो सोनिया को चक्कर लगाने में एस को 18 मिनट लगते हैं। कितने, 18 मिनट। ये प्रश्न है।
ठीक है। और जबकि रवि को कितना, रवि यहीं से चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगता है। कितना लगता है? 12 मिनट। यदि ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही स्थान से एक साथ चले, है ना, तो कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि वो यहाँ एक साथ चलना चालू करेंगे तो कब वे एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना है, इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम। तो देखते हैं 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 की तरह आप गुणनखंड निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3, और इस तरीके से 12 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। दिख रहा है? तो इसको हम अगर लिखें घातांक रूप में तो 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 2, और ये 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा, बड़ी बड़ी घातों को बस लेते हैं हम, तो 3 की घात 2 गुणित 2 की घात 2, तो 3 की घात 9 और ये 2 की घात 4, है ना। तो 9 चौके कितना हो गया? 36। तो ये आपका आंसर। तो 36 मिनट बाद जो है दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसी का अथवा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आप देखिएगा थोड़ा सा। इसी का जो अथवा है प्रश्न नंबर 7 का, दोस्तों पूरे के पूरे जो 23 प्रश्न हैं उनके अथवा के साथ पूरा का पूरा जो है हम यहां पर आपको कंप्लीट करेंगे, तो इसके बिल्कुल भी ना करें। देखो प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए, इसी का और है, ठीक है, अथवा है कि 3 - 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। आप बुक खोलकर देखेंगे आपको उसमें प्रश्न मिलेगा कि 3 घन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर प्रश्न है माइनस में, तो आप प्रश्न चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गणित का एक उसूल है कि वो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है। आपको जो प्रश्न दिया है उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको तो हम मानते हैं, क्या करते हैं? मानते हैं। क्या मानेंगे? माना कि 3 - 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? कि परिमेय संख्या है। भाई अपन को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना? अपरिमेय है। लेकिन अपन ने क्या माना कि 3 - 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ये तो अपन ने मान लिया, ठीक। उसके बाद हम ऐसी दो अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, कौन सी? अभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी हैं। ए और बी ऐसी दो अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं जहां बी का मान 0 के बराबर नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होते हैं, एक तो वो खुद से और दूसरा 1 से। तो देखो सबसे पहले हमने इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम उसको मान लिए परिमेय है। क्या मान लिए? परिमेय। तो इस संख्या में 2 अभाज्य संख्याएं और ए और बी इस प्रकार से हैं कि बी का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 - 2 करनी 5 बराबर ए बट्टी बी। अब हो जाएगा -2 करनी 5, ये करनी 5 वाली पद एक ही साइड रहने देना, तो ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ए बट्टी बी -3। अब करनी 5 यही है, तो गुणा में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है? भाग में, तो इन दोनों के भाग में चले जाएगी, तो a बटे -2 भी और -3 बट्टे -2 और माइनस क्या हो गया? प्लस का 2। तो क्या हो गया? ये a बट्टे -2 भी धन 3 बट्टे 2। ये देखो करनी 5 है दोस्तों, अच्छे से ध्यान, मतलब ये मान जो है इस मान के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम है कि a और b दो कैसे हैं? अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां पर b का मान 0 के बराबर नहीं है। भाई बट्टे में जो होती है परिमेय संख्या के, हमने क्या पढ़ा था कि a बट्टे b के रूप में हो और b का मान 0 ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो भाई यहां पर 0 तो नहीं आया ना, यहां पर -2 भी यहां 2 आया है, 0 नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं कि a बट्टे -2b प्लस 3 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। क्या कह सकते हैं? कि एक परिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, और हम इसका विरोध, इसका विलोम करेंगे। अतः
इसका विलोम के आधार पर, है ना, विलोम के आधार पर, इसका उल्टा, क्योंकि ये तो थी अपरिमेय सिद्ध करना था, अपन ने परिमेय माना था। तो अब जब ये परिमेय सिद्ध हो गया तो इसका उल्टा भी कैसा होगा, सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 - 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे एक लाइन भी ज्यादा नहीं लिखनी है और सिद्ध हो गया ये। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि बहुपद दिया है 7y² - 11/3y - 2/3 के दो शून्यक निकालिए। हम इस पे एक चीज बता दें, बहुत ही जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको, द्विघातीय बहुपद, मतलब जिसको हम वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जबकि ये प्रश्न में बहुपद के नाम से दिया है, किस नाम से दिया है दोस्तों, बहुपद के नाम से, तो हमें बहुपद से ही सॉल्व करना है। और अधिकतर का 80% बच्चे क्या होते हैं, इसको वर्ग समीकरण वाला सूत्र लगा के या गुणनखंड विधि द्वारा और बराबर में शून्य लगा के इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है कि ये है क्या, बहुपद में दिया है, ठीक है। तो माना बहुपद, इसको नाम दे दें, माना बहुपद py 7y² - 11/3y - 2/3, ये बहुपद है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये इसके शून्य निकालें तो इन सबसे 1/3 अपन कॉमन ले लें। तो इससे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21y² और ये हो जाएगा -11y - 2। कभी भी यदि हम कॉमन लेते हैं और नीचे यदि कोई संख्या नहीं है तो उसी संख्या का हम ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये 7×21 हो गया। अब हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान रखिए कि बराबर में अभी शून्य नहीं लेना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसी दो संख्याएं हमें चाहिए जिनका गुणा करने पर 42 आए। देखो 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 14y प्लस का 3y। तो 14 42 और -14 से 3 जाएगा तो -11, ये 2 3। इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7y। तो यहां बचा 3y और यहां बचा -2, 7 दूनी 14 और प्लस का 1 कॉमन आया तो फिर से यहां बचा 3 - 2, तो 1/3। और ये देखो यहां से 3y - 2, यहां से भी 3y - 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा 7y - 1। ये आपका क्या है दोस्तों, बहुपद। अब कह रहा है बहुपद के शून्यक निकालो, तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस पद के बराबर में शून्य हम लिखेंगे। तो शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए ऐसा लिखना है दोस्तों, शून्यक के लिए py बराबर 0 रखने पर, py बराबर 0, तो ये हो जाएगा 1/3 3y - 2 और 7y - 1 बराबर 0 हमने रख दिया। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक देखो ये तो बट्टे में था तो ये तो 0 हो ही गया। अब एक बार इसके बराबर में 0 रख लो तो ये हो जाएगा 3y - 2 बराबर 0, तो 3y बराबर ये 2, ये धन का 2 ऋण का 2 इस तरफ गया तो धन का हो गया और ये हो गया 2/3। इस तरीके से इसके बराबर में लिखते हैं तो 7y - 1 बराबर 0, तो 7y बराबर -1, तो y बराबर -1/7। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर। हाँ, बहुत, मैं लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं कि इसको वर्ग समीकरण से नहीं करना है, बराबर में पहले से ही 0 नहीं लेना है, आपको बहुपद का नाम लिखना है कि वो बहुपद कौन सा है, ठीक है। नहीं तो वो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुपद और समीकरण दोनों अलग अलग चीज होती हैं। बात करते हैं हम आगे की, प्रश्न नंबर 8 का अथवा। प्रश्न 8 का अथवा, प्रश्न 8 का अथवा है शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो समीकरण क्या है दोस्तों, दिया है √2x², ये बाहर है रूट के, प्लस 7x प्लस 5 करनी 2, बहुपद है ये, है ना। तो देखो ये px है, x नाम क्या दे दिया क्योंकि x चर है। तो अब हमें शून्यांक निकालना है, शून्यक निकालना है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो क्या करेंगे, कितना हो गया, देखो हम क्या करते हैं, x² के गुणांक का अचर के साथ गुणा करते हैं, तो 5 गुणित करनी 2 2, तो 5 दूनी 10। तो ऐसे दो नंबर आपको चाहिए है जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर बीच वाला नंबर मतलब 7 आए। तो देखो हम लेते हैं
पहला पद तो जैसा है वैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 5x, 2x धन 5x, क्यों 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये लिख दिया 5 करनी 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए कभी भी यदि कोई नंबर ऐसा लिखा हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणित करनी 5 गुणित करनी 5, कभी भी करनी 5 क्या होगा 5। इसी तरीके से 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 और 2 को हम लिख सकते हैं करनी 2 जरूरत पड़ने पर। अब देखिए यहां पर 2 लिखा है, अभी हमने बताया 2 को हम क्या लिख सकते हैं करनी 2, तो यहां पर करनी 2 और यहां पर करनी 2, तो हम बाहर ले लेंगे x करनी 2, क्योंकि यहां भी x है और यहां भी x है। यहां पर एक बार x बचा क्योंकि 2 बार x था, और यहां पर केवल बचा करनी 2 क्योंकि एक बार x निकल गया, और 2 को हम लिख सकते हैं अभी बताया करनी 2, तो एक करनी 2 निकल गया तो एक करनी 2 बचा, प्लस सेम कंडीशन देखो यहां पर अपन ने 5 बाहर ले लिया तो ये बच्चा x धन करनी 2। अब देखो यहां से ये वाला पद और ये वाला पद भी कैसा है कॉमन है, तो बाहर ले लो, तो x धन करनी 2, यहां बचा x करनी 2 धन 5। अब है क्या ये है px, कितना आया x धन करनी 2 और x करनी 2 धन 5। हमें निकालना है शून्यांक, और शून्यांक कैसे निकलेंगे जब बहुपद के बराबर में शून्य हो, मतलब वो उसको शून्य कर दे। तो शून्य के लिए px बराबर 0, तो x धन करनी 2 और x करनी 2 धन 5 बराबर 0। जब इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x धन करनी 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करनी 2। सेम कंडीशन x करनी 2 धन 5 बराबर 0, तो x करनी 2 बराबर -5, तो x बराबर -5 बट्टे करनी 2। आपके दो शून्य कौन कौन से आ गए दोस्तों, तो एक को हमने मान लिया अल्फा, क्या मान लिया अल्फा माइनस करनी 2, और एक को मान लिया बीटा, क्या मान लिया बीटा -5 करनी 2। शून्य तो आ गए, लेकिन उसने आगे भी बोला है, क्या बोला है कि संबंधों को निकालिए, मतलब इनका योगफल और गुणनफल भी आपको निकालना है। तो देखते हैं क्या आते हैं इनके गुणनफल और योगफल। थोड़ा बहुपद और वर्ग समीकरण में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो माइनस करनी 2 प्लस -5 करनी 2, तो माइनस करनी 2 और ये प्लस माइनस का माइनस 5 करनी 2। परिमेय संख्याओं का घटाना, एलसीएम आया करनी 2, तो करनी 2 और करनी 2 अभी बताया था, करनी 2 और करनी 2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया माइनस का 2, माइनस करनी 2 से करनी 2 गया तो बच्चा माइनस का 5, तो ये हो गया -7 बट्टे करनी 2। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा सिद्ध भी कर लो, यहां पर अल्फा प्लस बीटा होता है -b बट्टे a। b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है करनी 2, तो -7 करनी 2 सिद्ध हो गया, सूत्र से हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो माइनस करनी 2 और -5 करनी 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 करनी 2 बट्टे करनी 2। ठीक है ना, तो करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो बचा 5। अब सिद्ध भी कर लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बट्टे a, और c की वैल्यू कितनी है अचर पद की 5 करनी 2, और a की वैल्यू कितनी है करनी 2, तो करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो बचा 5। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 5, और यहां भी कितना आया था 5, तो ये तो सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है निकाल के। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण आपको निकालना है। देखिए शून्यक दिए हैं, यहां पर बहुत सारी मिस्टेक हुई है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं बुक में वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, लेकिन इस पेपर में जो दिया था वो शून्यक दिए थे, अल्फा और बीटा दिए थे। और 90% केस में बच्चे क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। तो दिया है
अल्फा दिया है आपको एक शून्यक 1/4 और बीटा दिया है आपको 1। क्या दिया है? 1, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आपको शून्यक दिए हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है। तो समीकरण, वर्ग समीकरण होगा जिसको हम द्विघातीय समीकरण बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। आप वैल्यू रख दो, माइनस अल्फा की जगह है 1/4 और बीटा की जगह है 1 और एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/4 गुणित 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इनको जोड़ोगे तो एलसीएम 4 और ये हो जाएगा 5/4 एक्स प्लस 1/4, अंश के साथ अंश का, हर के साथ हर का। एलसीएम ले लिया अपन ने 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये माइनस 5x और प्लस का 1 बराबर 0। जब इस 4 का तिर्यक गुणा करेंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 5x धन 1 बराबर 0। ये है आपका आंसर। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शून्यक दिए हैं, ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा के किस मान के लिए शून्यक बराबर होंगे। क्या दे रहा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन के दिया है। कह रहा है कि के किस मान के लिए शून्यक बराबर होंगे। तो शून्यक बराबर कब होते हैं? शून्यक बराबर कब होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर से तुलना जब हम करेंगे तो a बराबर देखो क्या मिल रहा है, k, ठीक है, और b बराबर कितना मिल रहा है हमको, -2, और c बराबर कितना मिल रहा है, k। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो a है, x का गुणांक जो है -2 है और अचर राशि है k। कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा था कि आपको k का मान निकालना है जब शून्यक बराबर होंगे। तो शून्यक बराबर होते हैं कब? शून्यक बराबर होंगे कब होते हैं बराबर? ये आपको कंडीशन मालूम होगी, जब d बराबर 0 और d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 गुणित के बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4, ठीक है, और ये -4 के स्क्वायर बराबर 0। तो 4 बराबर ये 4 के स्क्वायर राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल, तो के स्क्वायर बराबर 1, तो के बराबर हो गया +-1। तो के का मान क्या है, +-1। धन ऋण 1 के लिए ये जो द्विघातीय समीकरण है इसका जो मान होगा वो बराबर होगा, इसके शून्यक जो होंगे वो बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए, दो समीकरण है, समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि सी के किस मान के लिए ये जो समीकरण है अद्वितीय हल होंगे, है ना, सी के किस मान के लिए। तो सबसे पहले तो ये समीकरण है, तो मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे अपन करेंगे इसकी तुलना इन दोनों की, तो a1 हो जाएगा आपका 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो गया -5। भाई x का जो गुणांक है वो 2 है, y का गुणांक 3 है और अचर राशि -5 है। इसी तरीके से a2 हो जाएगा c, b2 हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा आपका, ये देखो ये माइनस का है ना, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 बन गया, ठीक, तो ये हो गया प्लस का 8। अब अद्वितीय हल होगा, कह रहा है सी के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो a1/a2 मतलब 2/c बराबर ना हो 2/c, और b1/b2 मतलब से 3/-6। तो देखो काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये तो कट गया, तो 2/c बराबर नहीं है -1/2 के। तिर्यक गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर नहीं है c का। तो c का मान
-4 के लिए बस अद्वितीय हल नहीं होगा, बाकी -4 को छोड़कर सभी के लिए जो होगा अद्वितीय हल रहेगा। कहने का मतलब ये है यदि आप यहाँ -4 रखते हैं, कितना -4, तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन इस -4 को छोड़कर सभी मान के लिए, चाहे आप कोई भी मान रख दें, 2, 3, 4, 10, 20, कोई भी मान रख दें, सिर्फ किसको छोड़कर -4, तो -4 को छोड़कर यदि आप कोई भी मान रखते हैं तो ये क्या है, अद्वितीय हल रखेगा। सी का अथवा है प्रश्न 10 का अथवा। 10 का अथवा है रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। समीकरण है x धन y बराबर 3, ये नाम हो गया समीकरण 1। ठीक, दूसरा समीकरण है x/3 धन y/2 बराबर 6। ये तो मानक रूप में नहीं है, मानक रूप ऐसा होता है, तो इसको हम बदल लें। एलसीएम आ गया आपका 6, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 6। तो 2x धन 3y और ये 3 गुणा 6 के साथ 36, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि इन दोनों समीकरणों में रेखा की प्रकृति, जब आप ग्राफ खींचते हो ना तो क्या होगी। तो देखो जब हम देखते हैं तो a1 का मान कितना आया 1, b1 का कितना 1, c1 का मान कितना आया 3। दूसरे समीकरण में a2 का मान आया 2, b2 का मान आया 3। मतलब y के साथ जो होता है वो b और x के साथ जो होता है वो a, और c1 क्या आ गया 36। तो देखते हैं हम 1/2, 1/3 और 3/36। तो देखो ये जो है 1/2 1/3 के बराबर नहीं है, और यहीं पर ये सिद्ध हो गया। तो ये जो वैल्यू थी किसकी थी, a/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो कैसे हल है, ये अद्वितीय हल है। कैसा है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कौन सी, प्रतिच्छेदी। तो ये आपका आंसर। प्रश्न 11 है दोस्तों, थोड़ा सा ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 11 कंफ्यूजन है, उसमें लिखा है 2x² प्लस 5 करनी 3x प्लस 6 बराबर 0। कह रहे निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चूंकि ये द्विघातीय समीकरण है। क्या है, द्विघातीय समीकरण। तो निरूपित रेखाएं तो हमने नहीं पढ़ी अभी अपने चैप्टर में, ये पढ़ा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, क्या होती है, मूलों की प्रकृति। तो हम यहां पर निकालेंगे मूल। तो जब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक 2 है, तो a का मान 2, b का मान 5 करनी 3 और c का मान आ गया 6। ठीक, तो तुलना करना है तो हमें d निकालना रहता है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब हम ये जो मान है ना b² माइनस 4ac रख दें तो d बराबर हो जाएगा, देखिएगा b² मतलब 5 करनी 3 की घात 2, 4 गुणित 2 गुणित 6, 4ac। तो 5 का वर्ग तो हो गया दोस्तों 25, लेकिन करनी 3 का वर्ग होता है 3। कभी भी किसी भी नंबर पर यदि करनी है और करनी पर यदि हम घात लगा दें 2 की, तो करनी जो है हट जाती है, तो केवल 2 बचा। तो करनी 3 पर घात 2 लगी तो 3, और 5 का वर्ग है तो 25, माइनस 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48। देखो 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, 4ac। 4 तो था, a का मान 2, c का मान 6, 8 छिंग 48, तो 25 थी 75 माइनस 48, घटा दीजिए 75 में से 48, 5 की मान है 15। देखो 5 से तो 8 जाएगा नहीं, देखो 75 माइनस 48 करना है। 5 की मान है 15 और 8 गए तो बच्चा 7, और ये 5 गए तो बच्चे 2, तो कितना हो गया 27। तो 27 जो है 0 से बड़ा है। कभी भी कोई भी धनात्मक संख्या हो, मतलब प्लस में हो, 1 2 3 या कोई भी बड़ी संख्या, तो वो 0 से बड़ी कहलाएगी। और जब लिखा है कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 असमान, असमान मतलब भिन्न, 2 असमान वास्तविक मूल मिलते हैं। कैसे, वास्तविक मूल। तो मूलों की प्रकृति हो सकता है, उसमें निरूपित रेखाओं की प्रकृति दी हुई है। तो और अगर आपको मिलता है कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक,
प्रश्न नंबर 11 का अथवा दोस्तों, दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या है, सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, जो 2 से विभाजित होता है। तो आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जो एक के बाद एक आए। जैसे यदि आप कोई संख्या 6 लेते हैं तो उसके बाद 8 आनी चाहिए, यदि 10 लेते हैं तो 12, है ना। तो देखो कितने कितने का, यदि आप 2 लोगे तो कितनी आनी चाहिए, 4, मतलब कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। आप यदि 4 लेते हो तो कितनी आएगी, 6, तो कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो क्रमागत संख्या, जब दो क्रमागत सम संख्या होती है तो उसमें 2 का अंतर होता है। तो पहली संख्या मान लिया अपन ने, माना पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या x धन 2 हो गई। कितनी हो गई, x धन 2। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कि दोनों का यदि आप गुणा करें, किस किस का, x का और x धन 2 का, तो 120 हो जाएगा। गुणा कर दो x का x के साथ x स्क्वायर और x के साथ 2 का, तो 2x बराबर 120। ये धन का 120 लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 120। अब ये आ गया आपका वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 120 आए और जोड़ने पर या घटाने पर 2 आए। तो देखो बहुत ही आसान नंबर है, आ गया प्लस का 12x और माइनस का 2x, है ना, सॉरी माइनस का 10x। 12 धाम 120 और 12 में से 10 गए तो 2, माइनस 120। इन दोनों संख्याओं से देखो x बाहर आ गया, तो ये हो गया x धन 12, क्योंकि सिंगल बार x था। इन दोनों से माइनस का 10 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x धन 12। तो x धन 12 फिर कॉमन आ गया दोस्तों, यहां भी है और यहां भी, तो क्या बचा अंदर, x माइनस 10। अब एक बार x धन 12 के बराबर में शून्य करके लिख लो, तो x धन 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। एक बार x ऋण 10 के बराबर में शून्य लिख लो, तो x बराबर आ गया 10। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला था, क्रमागत सम प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं तो ये होती हैं, क्यों, क्योंकि ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती हैं, उसमें ऋण वाली संख्या शामिल नहीं होती है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, 10। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब x बराबर 10 हो, जब x बराबर 10, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x धन 2, 10 धन 2 बराबर 12। तो आपके आंसर हो जाएंगे 10 और 12। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पर, किस पर, प्रश्न नंबर 12। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो है इस पेपर के एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे, और बीच में हो सकता है कि आपके जो MCQ के सॉल्यूशन हैं वो वाले भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न 12 समीकरण है 4 करनी 5 x स्क्वायर धन करनी 5 x ऋण करनी 20 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालिए। तो जब हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ये हमारा मानक रूप है ना, तो a बराबर कितना आ गया, 4 करनी 5, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 करनी 5, और b कितना आ गया, करनी 5, और c हो गया माइनस का करनी 20। मूल निकालना है तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब करनी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणी 4 करनी 5, ए का मान कितना रख दिया, 4 करनी 5, और बी का मान रख दिया माइनस करनी 20। करनी 5 का जब स्क्वायर करोगे तो सिर्फ करनी हटेगी। बहुत जगह क्या होता है, बच्चे 5 का 25 कर देते हैं। करनी यदि आपको कहीं भी दिखे और स्क्वायर लगा है, घात 2 लगी है, तो आपको केवल करनी हटानी है, तो 5, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, और करनी के अंदर गुणा करेंगे 20 पंचे 100। ठीक है ना दोस्तों, 4 चौके 16, और करनी के अंदर है तो करनी का गुणा करेंगे तो 100 हो गया। तो ये हो गया 5 धन 16 गुणित, ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, 10 का, क्योंकि 10 से बाहर 10 धाम 100, तो हो गया 5
धन 160 और 160 और 5 165। तो डी कितना आ गया 165, जो कि शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है। तो जब डी बड़ा होता है शून्य से तो दो भिन्न वास्तविक हल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आपको सिर्फ प्रकृति पता करनी थी, है ना, हल नहीं करना अब इसका। प्रश्न नंबर 12 का अथवा, प्रश्न नंबर 12 का अथवा, 12 का अथवा कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो संख्याएं मान लो दोस्तों, माना प्रथम संख्या, दो संख्याएं माननी है तो माना प्रथम संख्या x है और द्वितीय संख्या y है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, आपको दो संख्या बोला है तो आप दो संख्या मानिए। गाइड में यदि आप देखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे तो बिना कुछ माने पहली संख्या मानेगा, दूसरी संख्या शर्त लगाकर निकाल लेगा, ठीक है। तो प्रथम संख्या है x और दूसरी संख्या है y। अब प्रश्न अनुसार दो शर्त हैं तो प्रश्न अनुसार कर लेते हैं। कह रहा है कि इन दोनों का योग 27 है, मतलब यदि हम इन दोनों नंबर को जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा 27। तो हम यहां से निकाल लिए y का मान, तो ये हो गया 27 माइनस x, ये प्लस का आ गया या इस तरह तो माइनस का हो गया, इसको नाम दे दो समीकरण 1, ठीक। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, मतलब यदि इन दोनों का गुणा करो x और y का तो 182 आता है। तो x और y की जगह क्या रख दें हम, 27 माइनस x, कहाँ से, समीकरण 1 से, बराबर 182। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, गुणा करिए आप तो ये हो जाएगा 27x प्लस माइनस का माइनस, x के साथ x का गुणा करेंगे तो x² बराबर 182। अब देखिए हमारा जो मानक रूप होता है दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा एक साइड होता है और x² वाला पद धनात्मक ही आए तो अच्छा रहता है। तो देखो ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को उठा के राइट हैंड में ले जाएंगे। तो ये माइनस का इस तरफ गया तो क्या हो गया मित्रों x² प्लस का, और ये प्लस का 27x राइट हैंड में गया तो क्या हो गया माइनस का 27x, और ये तो यही है पहले से 182। ये बना अपना वर्ग समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। कह रहा है कि इन दोनों, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब एक तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना है 27, तो इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। तो ऐसे दो नंबर तो हमें मालूम है ना, तो x² माइनस 13x माइनस का 14x, आप 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 ही मिलेगा, 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। हाँ, अब शुरू के दो पद से हम बाहर लेते हैं x, क्यों, इसमें x भी x है और इसमें भी x है, तो ये हो गया x माइनस 13। इन दोनों से फिर से हमने 14 कॉमन ले लिया तो ये हो जाए x माइनस 13। अब देखो यहाँ भी x माइनस 13 दोनों से फिर से हम x माइनस 13 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा x माइनस 14। एक बार इसके बराबर में शून्य रख लो तो x माइनस 13 बराबर शून्य, तो x बराबर 13, ये माइनस का इस तरफ गया था तो प्लस हो गया। इसी तरीके से x माइनस 14 बराबर भी शून्य रख लो तो x बराबर आ गया 14। ये तो दोनों दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप यहीं पर गलती करते हैं कि 13 मिल गया और 14 मिल गया आपका आंसर, जबकि ये आपका आंसर नहीं है। क्यों, आपने पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानी थी, तो y का आंसर कहाँ है, ये भी तो सिर्फ x निकल के आया है। तो दोनों के लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो जब x बराबर 13 होगा तो y बराबर अपन ने कहाँ समीकरण 1 से दिया था, y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर 14, और जब x बराबर 14 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। तो आपके आंसर हो जाएंगे 13 14 और 14 13, मतलब दो पेयर, दो जोड़े आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी का प्रथम 9 पदों का योगफल 75 है। 9 पदों का योगफल 75 है, इसका सर्वांतर 5 है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक में नहीं है, अध्ययन में भी नहीं है, प्रश्न बैंक में भी नहीं है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लें, दिया है
दिया है S9 मतलब 9 पदों का योग, कितना दिया है 75, ठीक है। n कितना है 9, क्योंकि 9 पदों का योगफल है तो n 9 हो गया। सर्वांतर भी दिया है आपको प्रश्न में, कितना दिया है 5। इतनी चीजें आपको दी हैं और आपको 15वां पद निकालना है। क्या निकालना है? A15 निकालना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास A और D होना चाहिए। तो चूंकि D तो हमें दिया है, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं Sn मतलब S9, ठीक है। n की वैल्यू 9/2 2a n 9-1 d का मान 5। S9 भी आपको दिया है, कितना दिया है 75। तो ये हो गया 9/2 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8 गुणित 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए तिर्यक गुणा होगा। क्या होगा? तिर्यक गुणा। ये भाग में है तो यहां हो जाएगा तो 75 दूनी 150, और ये गुणा में है तो भाग में चला गया। तो 2a धन 8 पंचे 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिना a वाला पद एक साइड और a वाले पद एक साइड, तो ये a जो है यहीं रहेगा और 40 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 150/9 माइनस 40 बराबर 2a। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक एलसीएम आया 9, तो ये हो गया 150 माइनस 9 चौको 36, 9 से भाग देंगे। देखो यदि आपको इसको और छोटा करना है तो हम यहाँ एक स्टेप और पहले ही छोटा कर लें। तो देखो 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 0 0 और 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 50/3। ये धन का इस तरफ आया तो ऋण का 40 बराबर 2a। एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 50 माइनस 4 × 12 120 बराबर 2a। ये परिमेय संख्याओं का घटाना है मित्रों, और कुछ नहीं है वहां पर। तो 50 में से 120 गया तो कितना बचा? माइनस का 70। कितना बचा? माइनस का 70/3 बराबर 2a। अब हमें a चाहिए, तो गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो -70/3 गुणित 2। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो -35/3। ये हो गया a का मान। कितना हो गया? -35/3। ये a हो गया। और d आपको दिया है, कितना दिया है? 5। हमें निकालना है A15, 15वां पद। तो A15 जो होता है वो होता है a धन 14d। कहां से होता है? देखो A15 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 15-1 इंटू डी। तो 15 में से एक गए तो 14d, तो अपन ने यहां पर से शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हम कभी भी पद लिखते हैं तो एक कम करके लिख सकते हैं। तो a का मान आपको कितना आया है? -35/3 धन 14 गुणित 5, डी का मान पहले से दिया था। तो ये हो गया -35/3, 14 पंचे 70, देखो 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 70। एलसीएम कितना आया? 3, ये हो गया माइनस का 35 धन 7 × 21 210, और 210 एक प्लस का है और एक माइनस का, तो कितना बचा? 175। घटा लीजिएगा आप 35 और 210 से 35 घटाएंगे तो 175/3। तो ये आपका आंसर, दशमलव में आपको नहीं लाना है, ठीक है। ये आपका 15वां पद, यही है आपका आंसर दोस्तों। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये ही आपका आंसर है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको और इससे भी इजी ट्रिक दिखती है या कहीं गलती दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका अथवा वाला जो प्रश्न है ना, वो भी प्रश्न में आपको जो है प्रश्न बैंक में, परीक्षा अध्ययन में या बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके तरीके का एक प्रश्न जो है एक्सरसाइज में है। हम देखते हैं उसका अथवा। हाँ दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न था प्रश्न 5 में एक शब्द में उत्तर में प्रश्न नंबर 3। जी हाँ, प्रश्न 5 का प्रश्न 3। अभी हम इस प्रश्न के बाद उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का अथवा। हमने लिख रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सुन लीजिए क्या कह रहा है। एक शैक्षिक प्रोग्राम में 7 पुरस्कार बच्चों को देने हैं। जी हाँ, विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार देने हैं और उसकी कुल राशि जो है वो है
कितनी है 1400 रुपये, है ना। कहने का मतलब ये है कि 1400 रुपये को 7 लोगों में बांटना है, मतलब 7 पुरस्कार को यदि आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1400। ठीक है, 1400 रुपये है, एक प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, उन 1400 रुपये के 7 पुरस्कार बनाना है, 7 बच्चों को बांटना है, और प्रत्येक पुरस्कार जो है 50 रुपये कम है। मतलब जैसे यदि एक को 100 मिला तो पीछे वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, कितना कम है 50 रुपये, तो दूसरे वाले को 50 मिलेगा, है ना। मतलब जैसे जैसे वो लेवल घटता जाएगा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, तो उसकी वैल्यू जो है 50-50 कम होती जाएगी। लेकिन यदि आप उन सभी पुरस्कार को जोड़ोगे तो 1400 रुपये आएंगे। तो आपको ये बताना है कि उन सभी लड़कों को, 7 लड़कों को कितने कितने रुपए मिले। तो देखते हैं हम। हाँ दोस्तों देखो, ये प्रश्न अभी हम इसकी जस्ट बात कराएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम इस तरीके से बताएंगे कि इस तरीके के यदि कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो बड़ी हो जाती है, सॉल्यूशन इसके पूरे नहीं हो पाते हैं, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है, आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर से इसका सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13, कुल पद कितने हैं 7, 7 पुरस्कार हैं, इन सभी का योग कितना है S7 का 1400, मतलब 7 पुरस्कार जो लोगे तो 1400 आएगा। और D कितना है -50, -50 क्यों, क्योंकि घट रहा है 50-50, है ना। जैसे कि एक को 200 मिला तो फिर उसको 150, फिर 100, फिर 50, तो क्या आएगा -50। ये हुआ, आपको 7 पुरस्कार जो है निकालने हैं। तो देखते हैं, सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, और पुरस्कार मान लो इसको, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार A है, क्या है A, तो SN मतलब S7 7/2 2a + 7-1 इंटू डी की वैल्यू है -50। S7 भी आपको दिया है ना दोस्तों 1400, कितना दिया है 1400, तो 7/2 2a धन 7 में से 1 गए तो 6 गुणित -50, गुणा करते हैं, 14 दूनी 2800, ये भाग में था तो गुणा में, और ये गुणा में है तो भाग में, 2a धन ऋण का ऋण, 6×5 30, और 1 0, 50 के साथ 6 का गुणा 300, ये कट गया 7 से, 7 चौके 28, तो कितना हो गया 400, और ये माइनस का भी 300 इस तरफ आ गया तो हो गया प्लस का 300 बराबर 2a। 7 और 3 कितना हो गया मित्रों 700 बराबर 2a, तो a बराबर कितना हो गया 700/2, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, तो a आ गया आपका 350। मतलब a आ गया 350 का मतलब क्या है, प्रथम पुरस्कार आ गया, मतलब पहले विद्यार्थी को जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो कितना है 350। अब 7 निकालने हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा A + D, मतलब कि 350 - 50, D प्लस करना है, D प्लस करना है, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दूसरे को मिला 300। A3 A + 2D, तो A कितना है 350, जब 50 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का 100, देखो 2D 50 दूनी 100, तो जब जैसे ही 100 गया तो ये हो गया 250। A4 A + 3D 350, और 50 के साथ 3 का करोगे तो 150, 150, जब 150 जाएगा ना तो कितना बचेगा 200। A5 A + 4D, तो 350 माइनस 4 के साथ गुणा करोगे तो 200, गुणा किसका कर रहे हैं D का, और D कितना है 50, तो 50 चौके 200, और ये माइनस, तो कितना बचा दोस्तों 150। फिर छठवां प्राइस कितना A + 5D, तो 350 माइनस 5 25, 250, जैसे ही घटाओगे तो कितना आ गया 100। फिर सातवां प्राइस A + 6D, A + 6D, अब 350 माइनस 300 कितना आ गया 50। तो आपको जो पुरस्कार राशि मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी 350
300, 250, 200, 150, 100 और 50। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1400। और 50 50 कम भी है, ये आपका आंसर। अब हम बात करते हैं जो हमने बताया था कि प्रश्न नंबर 5 का तीसरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं दोस्तों। यदि इस पार्ट में इसका पूरा सॉल्यूशन ना हो पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन जो है सेकेंड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज्यादा है, 23 प्रश्न है। 6वें प्रश्न से अनुमान लगाएंगे अथवा तक का हम कर रहे हैं, ठीक। तो देखो प्रश्न इसका तीसरा क्या कह रहा है। यदि दिया है, यदि वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है ना, कह रहा है ये वृत्त है और ये है केंद्र बिंदु और दो त्रिज्याएं ये हैं, ठीक। इसको मान लिया अपन ने O, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 118। क्या कह रहा है कि वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 118 है। तब इन त्रिज्याओं के सिरों से दो स्पर्श रेखाएं खींची जो सिर्फ यहां से टच होके जा रही हैं। आगे बढ़ाओगे ना तो टच बस होंगी। स्पर्श रेखाओं के बीच कितने का कोण बनेगा? तो ये मान लो एक बिंदु है, इसको अपन ने नाम दे दिया R। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखो ये चतुर्भुज बन गया OP, या फिर से यहाँ से OQRP, चतुर्भुज OQPR में ये कितना दिया है? कोण O दिया है आपको 118, ठीक। और एक चीज और मालूम है कि कभी भी यदि आपको केंद्र से परिधि पर यदि रेखा डाली जाए लंबवत, तो वो कितने का कोण बनाती है? 90 का। तो ये 90 का और ये 90 का, मतलब ये वाला 90 और ये वाला 90। तो कोण P बराबर हो गया आपका 90 और कोण Q बराबर भी हो गया 90। अब बचा क्या? कोण R, ठीक। और हमें इतना तो मालूम है कि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इन चारों को जोड़ देंगे तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 360। इनको जोड़ेंगे तो 118 धन 90 धन 90 धन कोण R बराबर 360। इन तीनों को जोड़ दो तो ये हो गया 118 धन 90 90 180 धन कोण R बराबर 360। तो इनको जोड़ते हैं 118 और 180 को, तो 8 9 298। तो ये क्या होंगे? ये जो प्लस का 298 आएगा कहाँ जाएगा? माइनस में। तो देखो दोस्तों 360 से 298 यदि आप घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, 6 की माने 16 में से 10 गए तो 6, और ये जो बचा कितना बचा? 0। तो कितना आ गया? 62। कितना आ गया? 62। तो ये आपका आंसर। मतलब यदि प्रश्न में यहाँ कोई भी कोण होता तो आप स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण आराम से निकाल सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।